मैंने स्मीमेर मेडिकल कॉलेज सारा दरवाज़ा सूरत से किया है लास्ट 2020 में। अभी मैं फुल टाइम फिजिशियन एज अ कंसल्टेंट एमडी मेडिसिन शेल्बी में वर्क कर रहा हूँ। आज का मेरा टॉपिक है बेसिक, जो सबको पता है। आई गेस हिंदी बेटर रहेगा। आई गेस बाहर के लोग ज़्यादा हैं इधर, हिंदी बेटर रहेगा। हाँ, तो मुझे भी हिंदी में ज़्यादा आता ही है। हिंदी इंग्लिश मिक्स करेंगे और बीच में गुजराती टच देना पड़ेगा। सो बेसिक जो बीमारी बोलते हैं, जो वो एक हाइपरटेंशन है, जो हमारे भाषा में साइलेंट किलर बोलते हैं उसको, कि पता नहीं चलता है बट इंसान को अंदर से खा जाता है। सो एंड दिस इज़ अ वेरी कॉमन डिजीज़ नाउअडेज। ये बीमारी फैलने के में भी फैल रही है सबको। ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में गिना जाता है, जो फैलता नहीं है एक दूसरे से। कि बाकी तो क्या कि फैलने वाले मलेरिया है, डेंगू है, मच्छरों से फैलते हैं। ये तो अपने अंदरूनी ही कई तकलीफ़ है जिससे ये हो रही है। सो इसमें अपने किसी और को दोष नहीं दे सकते अपने सिवाय। सो अगर कोई बोलता है सर मेरे को क्यों आ गया यंग हाइपरटेंशन, क्या कारण है, तो कुछ ना कुछ अपने में भी प्रॉब्लम होगा। सो मेरा पर्पस ये समझाने का ये था कि इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट से ज़्यादा मेंटल ट्रीटमेंट ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सो अब हाइपरटेंशन अगर अपने मेडिकल पर्पस में बोले तो दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी मतलब पहला, जिसका कोई कारण नहीं होता है। सो देयर इज़ नो एनी कॉज जेनेटिक, इट कैन बी बिकॉज ऑफ म्यूटेशन, इट कैन बी स्ट्रेस, ओबेसिटी, कोई किसी का कुछ रीज़न एक ही नहीं है इसके लिए। सो दैट इज़ प्राइमरी। और सेकेंडरी है कि कोई दूसरे कारण से हुआ है। किसी को हार्मोन ज़्यादा शरीर में रिलीज़ हो रहे हो, किसी को गांठ हो किडनी में, तो सब कारण, बहुत से अलग अलग कारण होते हैं। सो 95% आर प्राइमरी हाइपरटेंशन, जिसका मतलब कोई कारण है नहीं। 5% केस होते हैं जो सेकेंडरी, कुछ और आप ट्रीट करो तो आपका हाइपरटेंशन मिट जाए। अब हाइपरटेंशन डेफिनेशन क्या है, पहले तो अपने किस प्रकार का होता है उसका डेफिनेशन क्या है, कब बोलेंगे कि पेशेंट को हाइपरटेंशन में है। तो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन गाइडलाइन के हिसाब से अब तक 120/80 इज़ द बेस लाइन। दो प्रेशर होते हैं, ऊपर के और नीचे के, सिस्टोलिक डायस्टोलिक। तो ऊपर का 120 एंड नीचे का 80 mmHg। अब इससे ऊपर आता है कि ज़्यादा हुआ तो कैसे गिनेंगे हाइपरटेंशन। तो एक होता है कि प्री हाइपरटेंशन स्टेज, एंड होता है कि अब हाइपरटेंशन में आ गए। शुरुआती है और एक बार निश्चय हो गया कि हाइपरटेंशन, तो 140 ऊपर का और नीचे का 90, तो यहाँ तक का टारगेट तक चल जाता है। अगर 130-90 वाला बंदा है तो उसको ध्यान देना चालू करना पड़ेगा। और 140-80 के ऊपर आ रहा है, आफ्टर पेशेंट इज़ रेस्टिंग, 5 मिनट तक उनको कोई स्ट्रेस नहीं है, फिर भी 140-80 से ऊपर है, तो वो इंसान माने या नहीं माने, इट इज़ अ पार्ट ऑफ हाइपरटेंशन। बहुत से लोग बोलते हैं सर अभी थोड़ा सीढ़ी चढ़ गए थे, सर कल नींद पूरी नहीं हुई थी, खाना ऊपर नीचे हो गया, वो सिर्फ बहाना है। ठीक है, देर आर कि अगर रेस्ट में भी 150 आ रहा है सो वो हाइपरटेंशन है। ओके, सो वही ये पर्पस फर्स्ट लिखा है कि हाइपरटेंशन इज डिफाइंड एज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और 140 mmHg और ग्रेटर, और नीचे का जो है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑफ 90 mmHg और ग्रेटर, या कोई इंसान हाइपरटेंशन की दवा ले रहा है। सो ये डेफिशिएंसी हुए, जैसे मैंने आपको बताया था, एसेंशियल जिसका कोई कारण नहीं है, प्राइमरी हाइपरटेंशन 95% में कोई अंडरलाइनिंग कॉज नहीं होता है, एंड सेकेंडरी जिसमें कुछ और कारणों से इंसान को प्रेशर आ रहा है। जैसे रीनल है, मैंने आपको बोला, किडनी का कोई बीमारी हो, किसी को हार्मोनल तकलीफ हो, थायराइड का हो, वो ग्रोथ हार्मोन बढ़ जा रहा हो, और बाकी सब अदर कारण। हाइपोक्सिया, हाँ हाँ नॉर्मल जैसे रेंज रहता है अपना 5 से 6 हाँ इतना रहना चाहिए, हाँ, मेरा 32 तक गया है। TSH, हाँ, तो वो मतलब किस रेंज, मतलब कौन से वाले थायराइड में आता है? जैसे हाइपो थायराइड कम, जिससे आदमी मोटा होता जाता है, एक हो रहता है जैसे आदमी सूखता जाता है। हाँ, तो ये आपका जो है वो मोटा वाला है। मोटा वाला। हाँ, TSH ही 32 था ना। TSH 32। हाँ, 6 तक नॉर्मल रहता है। उसका भी देखिए, आपको मैं समझाऊं बेसिकली, अगर मेडिकल पर्पस में,
तो वो TSH जो है वो काम करता है थायराइड को बढ़ाने का, ठीक है। जो आई गेस आपको आप मेडिकल है नहीं, मैं अच्छा मैकेनिकल, ओके ओके। तो वो मेन हार्मोन नहीं है, मेन तो अपना थायराइड का जो T3 T4 है। TSH का काम है कि जब T3 T4 शरीर में कम हो तो उसको बढ़ाना। तो अगर TSH आपका ज़्यादा रह रहा है मतलब शरीर में थायराइड से खुद प्रक्रिया कम बन रही है, इसलिए थायराइड का TSH जो ब्रेन से निकलता है वो उसको ज़्यादा फंक्शन करना पड़ता है। अब थायराइड का मेन काम क्या है, अब आपने थायराइड का बोला ही है, तो थायराइड बॉडी के हर मेटाबॉलिक प्रोसेस में काम आता है। हर चीज़ में एनर्जी वेस्ट, एनर्जी प्रोटीन बनना, मसल बनना, हर चीज़ में चाहिए। चलना दौड़ना जो एक्सरसाइज में एनर्जी चाहिए उसमें थायराइड मेटाबॉलिज्म के लिए चाहिए। सो वही होता है कि अगर थायराइड की कमी रहती है तो इंसान को थकान लगता है, वज़न बढ़ता है, शाम के बाद एनर्जी नहीं रहती है, हेयर फॉल की रीज़न, स्किन प्रॉब्लम्स, तो ये सब रहता है क्योंकि थायराइड जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो कम है। अब जैसे आप थायराइड का ही बोले, अब थायराइड का प्रॉब्लम क्या है, थायराइड बना खाली आयोडीन से है, आयोडीन चाहिए, और मोस्ट ऑफ द अपने खानों में आयोडीन चीज़ नहीं रहता है। इसलिए गवर्नमेंट ने भी ये बनाया कि एटलीस्ट जो नमक लेते हैं उसमें हम आयोडाइज कर दें, क्योंकि ऐसा कोई स्पेसिफिक फ्रूट हो या वेजिटेबल हो या कुछ और हो जिसमें आयरन आयोडीन आता हो, वो नहीं है, और थायराइड बनता आयोडीन से ही है, तो इसलिए वो चीज़ वैसा रहता है। और वो आयोडीन की कमी हो किसी को कुछ और कारण से, वो बहुत से कारण से थायराइड होते हैं। कई बार देखा सर, जैसे लोगों को थायराइड का कैंसर भी होता है, हाँ ठीक है, तो लोगों के जो ये वाला हिस्सा है वो हाँ। ऐसे लटक के बाहर आ जाता हाँ 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 है। है। ये क्या है? वो देखिए वो क्या है कि बहुत बार ये जो गांठ रहती है वो सादी भी रहती है, कभी कभी कैंसर वाली भी रहती है। सादी क्या चीज़ से हो सकती है कि वही जैसे आपका हाइपोथायराइड है, अब उसमें ये थायराइड को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है क्योंकि नहीं हो पा रहा है, तो वैसे ही जैसे आप मांसपेशी ज़्यादा यूज़ करते हैं तो मोटा हो जाता है, तो वो सादी गांठ एक कारण रहती है, बल्जिंग हो जाता है। बल्जिंग जो हो जाती है। दूसरा रहता है जो अपने गोइटर बोलते हैं, सिंपल, कि जो गोइटर हो जाता है जिसमें हाँ आयोडीन डेफिशिएंसी से हो या तो वो आयोडीन का फंक्शनिंग अच्छे से नहीं हो रहा हो वो। दूसरा होता है कि कैंसरस वाला, तो कैंसरस वाले में क्या होता है कि बहुत से जेनेटिक फैक्टर्स रहते हैं, बहुत सा फीमेल प्रीडोमिनेंस ज़्यादा रहता है। सो उस चीज़ के लिए कोई मेजर कॉज नहीं है, रेडिएशन एक्सपोजर से भी हो सकता है थायराइड कैंसर का। सो कैंसर वाला भाग है, बहुत सारे को गुटखा मावा खाने से भी हो जाता है अगर अपने वो देखें। सो टोबैको च्यूइंग वाले लोग के लिए कैंसरस चांसेस रह सकते हैं, कभी कभी कहीं और बॉडी से फैल के थायराइड में पहुंच जाता है। सो रीजंस बहुत सारे हैं उसके। अब देखिए द इंसिडेंस इन इंडिया कैसा है कि 25% जो शहरों में रहते हैं उनको हाइपरटेंशन है और गांव में 10% लोगों को प्रेशर रहता है। 70% ऑफ ऑल हाइपरटेंसिव पेशेंट्स आर स्टेज 1 हाइपरटेंशन। स्टेज 1 हाइपरटेंशन मतलब मैं वो बोल रहा हूँ जो 120 और 140 और 80-90 के बीच में आ रहे हैं। 70% लोगों को उतना रहता है। अब इससे बहुत ज़्यादा पे प्रेशर में बढ़ जाते हैं वो 20% लोग, 50% अभी भी इसके दायरे में रहते हैं। तो इससे ये जानने को मिलता है कि अगर इस समय अपने अच्छे से कंट्रोल कर लिया तो अपने को दवा की ज़रूरत नहीं पड़े, या अपने बॉडी का मेंटेन अच्छे से रख रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ रह रही है, स्ट्रेस कम है, अल्कोहल कम ले रहे हैं, स्मोकिंग नहीं करते हैं, बहुत से फैक्टर्स हैं जो हाइपरटेंशन के लिए प्रीडोमिनेंस है। सो अगर वो सब चीज़ अगर कट आउट करते हैं तो हमने ऐसे भी देखे कि किसकी गोली चल रही है तो वो डोज कम हो जा रहे हैं या बंद कर दे रहे हैं, ठीक है। बहुत से लोग हमने देखा है कि बैंकर जो हैं, बैंक में जो काम करते हैं, वो यंग हाइपरटेंशन लेके आते हैं। सो उनका इशू रहता है कि हमारे लिए सर स्ट्रेस बहुत है कि सुबह 9 से शाम को 8 दौड़ धाम का काम नहीं है पर मेंटल स्ट्रेस है। मैं बोला आपको पैसा सबका बचा के संभाल के रखना है तो स्ट्रेस तो रहेगा ही। तो उसका उपाय एक ही है कि आप या तो कुछ बीच में एक्टिविटी करिए जब ब्रेक मिल रहा है, या घर जाने के बाद करिए। सो एक ये चीज़ पता चलता है उससे कि स्ट्रेस से भी बहुत प्रीडोमिनेंस है हाइपरटेंशन। यंग 34 33 ईयर के आते हैं कि सर अभी हम अकाउंटेंट हैं, और देखते हैं हेडेक के कंप्लेन के साथ आ रहे हैं और फिर 150 90 150 100 बीपी रह रहा है। सो वो एक फैक्टर एक्स्ट्रा स्ट्रेस का जो है
अब इसमें भी देखिए आप, जैसे अर्बन में 25-30% लोगों को बता रहे हैं, गांव में 10% लोगों को है, तो वो प्रिवेलेंस कम ही है, क्योंकि वहाँ पे जो भी बोले अभी भी सीडेंट्री लाइफ, और कुछ ऐसा नहीं कि बहुत हमको भाग दौड़ करना है, सुबह से गाड़ी ट्रेन चलती है और रात को ही ख़त्म होती है। सो स्ट्रेस फैक्टर एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, किसी के भी लाइफ में स्ट्रेस तो रहता ही है, बट कितना मैनेज करना और बॉडी पे हार्म, वो तो कोई इंसान ही कर सकता है। ओके। और 12% ऑफ ऑल हाइपरटेंसिव सफ़र फ्रॉम आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन। उसका मतलब कि जो 100% में 12% ऐसे भी बच जाते हैं जिनका सिर्फ ऊपरी का भी ज़्यादा रहता है, नीचे का मेंटेन रहता है। ये जैसे अभी क्लासिफिकेशन मैंने समझाया था कि नॉर्मल रहेगा 120 का नीचे, ऊपर का 80 नीचे वाले का। प्री हाइपरटेंसिव स्टेज ये शुरुआती, तो 120 से 140 और 80 से 90। स्टेज 1 मतलब 140 से 160 और 90 से 100, और 160 से ऊपर और 100 के ऊपर रहा तो वो जो अभी पीछे बोला कि बहुत आइसोलेटेड हाइपरटेंशन। ना हुआ एट रिस्क, जैसे मैंने आपको अभी भी बताया है कि एज के साथ साथ, क्योंकि बॉडी एक्टिविटी कम हो जाती है, वज़न बढ़ने लग जाता है, ठीक है। मेल, फिर पोस्ट मेनोपेजल वुमेन्स हैं, फैमिली हिस्ट्री ऑफ किसी को हार्ट अटैक की फैमिली की हिस्ट्री है, हाइपरटेंशन डायबिटीज़ इज़ वेरी कॉमन इन जेनेटिक, तो वैसे ही किसी की फैमिली हिस्ट्री हो कि फादर को किसी को था 50 ईयर्स में, तो वो भी दूसरे में ज़्यादा रहता है। सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, साइको सोशल स्ट्रेस के कारण, स्मोकिंग, हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट, चीज़ी फ्राइड फूड, पिज़्ज़ा, मैदा, ये सभी ज़्यादा रहता है। हर डिश में ऊपर चीज़ डाल दो और वो नया डिश बन जाता है। फिर वो आप पंजाबी ला दो, आप चाइनीज़ ला दो, साउथ इंडियन ला दो, हर में ऊपर चीज़ डल जाता है, ठीक है। फ्रूट्स खाने कम हो गए हैं, और फ्रूट्स भी आजकल तो सब पेस्टिसाइड वाले आते हैं एकदम। एप्पल भी आपको रेडीमेड ऐसा अच्छा मिलेगा, बड़े बड़े, सो वो सब भी अपने को पता नहीं चलता है, बट स्लोली केमिकल्स बॉडी में जाते हैं। तो बहुत से लोगों को कोई बोलते हैं अचानक से पता चला, अभी यंग 52 ईयर के थे, कोई व्यसन कुछ नहीं, पता चला उल्टी की एक बार हुई, खून की उल्टी हुई, फिर पता चला सोनोग्राफी में पेट का कैंसर है, लास्ट स्टेज पे पहुँचे हैं सीधा, और 2 महीने में तो एक्सपायर हो गए। अब वो कोई पूछता है कि सर क्या कारण था, उनके रिलेटिव मुझे, तो बोलो कारण तो क्या, अभी उनका कुछ व्यसन नहीं था, काम अच्छा करते थे, रिटायर्ड हो गए थे अभी। मैं बोला अभी कहीं ना कहीं एक्सपोजर कुछ हुआ हो, काम कहीं रेडिएशन से हो, वो तो कुछ कर नहीं सकते। वैसे ये है, ओबेसिटी है, वेट गेन है, साथ साथ में जैसे डायबिटीज़ भी हो रहा है, अल्कोहल इंटेक है, हाई इंटेक ऑफ अल्कोहल। सो ये सब मेन कारण है जो हाइपरटेंशन में भी है, और डायबिटीज़ में भी मोस्टली ये सब 80% सेम ही है कारण। अभी देखिए हाइपरटेंशन ट्रीट करना क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, कि प्रेशर बढ़ गया तो मुझे तो कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई पूछता है, कोई बोलता है कि सर कभी कभी प्रेशर बढ़ता है, सर दुखता है, तो मैं गोली ले लेता हूँ 2 दिन, फिर बंद कर देता हूँ। तो ये सब गलत है, ये सब कोई ट्रीटमेंट का पार्ट नहीं है। सबसे पहले तो किसी को बीपी ज़्यादा आ रहा है तो उस बंदे को 3 से 4 साल पहले से ही थोड़ा नसों में तकलीफ़ होती होगी, जो अब जाके 140 या 150 ऊपर बता रहे हैं। तो ये प्रोसेस अभी का नहीं है, वो 4 साल पहले ही है, समझ रहे हैं। तो जब पहली बार भी किसी को 130, 90 जैसा आ रहा है, तो ऐसा मत मानिए कि अभी तो मुझे कुछ कंप्लेन नहीं है, अभी तो मैं यंग हूँ, तो मुझे क्या होगा, आगे देखेंगे। तो प्रिकॉशन पहले ही बेटर है। कभी-कभी ऐसा होता है जैसे बीपी हाई होता है, हाँ उस टाइम ऐसे लगता है ये एक साइड का पोर्शन एकदम ऐसे स्टक हो गया है, हाँ हिल ही नहीं पा रहा है, तो पकड़ मतलब कोई तरफ खींच रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, और ज़्यादातर ये यहीं से होता है या पैर से होता है। ओके। तो उसमें मतलब क्या कोई सिम्टम्स है उससे, कैसे क्या उसका क्या सिस्टम है आगे का? मतलब ये होने के बाद क्या? हाँ, अभी जैसे मेरा बीपी हाई है, हाँ ठीक है, मैं चेक कराने जाता हूँ, कभी-कभी ऐसा लगता है ये वाला पूरा पोर्शन सुन्न हो गया, ओके ये हाथ उठ नहीं रहा है, पैर पूरा ऐसे जकड़ गया है जैसे। ओके ओके जैसा टेलमैन 40 चल रहा है। हाँ, ओके। टेलमैन 40 है, 40 चल रहा है। और
शुगर में ग्लूकोमिन M1 है, थायराइड में थायरोक्सिन 100 mg। ओके, ये तीनों चल रहे हैं। देखिए आपका ये जो प्रेशर से आप ये जो बोल रहे हो ना, ये स्पेसिफिक सिम्टम तो ऐसा जकड़न तो खाली प्रेशर बढ़ने से नहीं होता है, ठीक है, साथ साथ में कुछ और कारण भी होगा। हाँ, आप हेडेक बोल रहे हो या चक्कर बोल रहे हो या एक तरफ दुखता हो, वो एक कारण है कि प्रेशर में पीछे की तरफ भी ऑसिपिटल हेडेक, रात जैसे लगती है। हाँ वो एक रीज़न हो सकता है। क्योंकि होता क्या है कि जब प्रेशर बढ़ता है ना, तो ब्रेन का भी एक ब्लड ब्रेन कुदरत ने बनाया एक बैरियर है कि ऊपर प्रेशर बढ़े नहीं या घटे नहीं, ऐसा बॉडी ने बनाया है, क्योंकि ब्रेन अपना जो है वो किसी के पास नहीं है जितना डेवलप है, तो उसको बचाने के लिए ये बैरियर मेंटेन रहता है। तो जब भी अपना प्रेशर जब बढ़ता है ना, वो ट्राई तो करता है कि ब्रेन में प्रेशर ना बढ़े, बट उसके कारण सेकेंडरी वहाँ पे सूजन हो जाती है क्योंकि प्रेशर बढ़ जाता है। अब ये अपना हड्डी तो फूल नहीं सकता है, यहाँ कुछ सूजन हो तो जगह है फूलने के लिए, वो प्रेशर जब ऊपर बढ़ने की जगह नहीं रहती है तो सर दुखता है, समझ रहे हैं। सो वो एक कारण है कि वहाँ पे एक टेम्पररी आप बोलो कि इडिमा जैसा हो जाता है, सूजन जो अपने बोलते हैं, तो सूजन के कारण सर दुखता है। ये भी पोर्शन मेरा पूरा ऐसे सलिंग जैसा आता है। हाँ, तो वो उसके कारण होता है। अब आप जो ये जो जकड़न बोल रहे हो ना, अब उससे ऐसा हो सकता है कि सारे जो नस हैं वो सारे नस ब्रेन के कंट्रोल करते हैं हर पार्ट। अब वो हाँ, वो सूजन से वो नर्व का फंक्शनिंग में ब्लॉकिंग हो जाता है, तो इसलिए एक प्रकार का आपको जकड़न हो जाती है, समझ रहे हैं। जो ब्रेन की टिश्यू है, आप समझिए कोई एक पौधा जैसा है, अब उधर आपने पानी से फुला दिया उसको, तो वो डंडियाँ जो जो सप्लाई करती है वो जकड़ जाती है, तो वैसे ही नस जकड़ जाता है, तो इसलिए आपको ये हो रही है। तो वो सूजन के कारण होता है जब बीपी बढ़ती है। अभी देखिए हाइपरटेंशन का जैसे अभी इसमें है कि क्या क्या चीज़ हाइपरटेंशन से खराबी हो सकता है। तो पहला ही देखिए अपने हार्ट फेलियर कि हृदय पे जोर पड़ता है। आप समझिए जो भी नस, आप तो मैकेनिकल इंजीनियर वाले लोग हैं, तो पाइपलाइन है आपके लिए, वैसे ही हृदय का पाइपलाइन है, हमारा मशीन है वो है हार्ट, वो सब प्रेशर वेसल में उसको भेजना है। अब एक तरफ उसको 120 के प्रेशर में भेजना है और एक तरफ आपको 160 में भेजना है, तो हृदय पे तो कितनी मेहनत बढ़ रही है। 160 में ही 20% काम बढ़ गया उसका, उसको खून तो फैलाना ही है हर जगह, खून नहीं फैला तो काम ही ख़त्म। और हार्ट ही एक ऐसा ऑर्गन है शरीर में जो 24 घंटे 7 दिन 365 दिन चलेगा। इंसान एक बार सो भी जाएगा, मगज शांत हो जाएगा, सांस भी 20 सेकंड रोक सकता है, पर हार्ट बंद हुआ मतलब ख़त्म। तो एक टाइम का प्रेशर से धीरे 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 हार्ट पे इतना जोर पड़ता है कि बॉडी ने, फिर भी इंसान को भगवान ने बनाया है कि हार्ट एक टाइम तक तो झेल लेता है, पर उसके बाद थक जाएगा। एक टाइम के बाद वो पंप करके जोर कर कर लेगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसकी भी कैपेसिटी कम होती है, और तब फिर हार्ट फेलियर जैसे सांस फूलना, छाती में दुखना, तो ये सब सिम्टम के साथ आते हैं। खांसी आ रही है बहुत टाइम से, तो वो तो हो गया मतलब एकदम ही ख़राब स्थिति। पहले आती है जो सबसे पहले प्रेशर जो होता है वो होता है कि हार्ट का हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी मतलब ऐसे ही कि आप जैसे एक्सरसाइज करते हैं तो हाथ पहले पौड़े हो जाते हैं, फिर उसके बाद वो पतले होने लग जाते हैं क्योंकि उनकी कैपेसिटी मसल की जाने लग जाती है, समझ रहे हैं। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन मतलब हार्ट अटैक। कोरोनरी हार्ट डिजीज़ मतलब हार्ट को जो अपने नस पहुंचाती है ब्लड, अभी उसमें भी इतनी पतली नस होती है, उसमें अगर कंटिन्यूस प्रेशर बढ़ते रहेगा तो हर बार वहाँ पे छोटे छोटे वेयर एंड टेयर जो अपने बोलते हैं क्रैक्स पड़ने लग जाते हैं। जब कोई भी चीज़ पे आप जगह से ज़्यादा फुलाएंगे बलून को तो धीरे धीरे स्ट्रेच मार्क जैसा पड़ने लग जाता है। फिर क्या होता है, नेचुरल प्रोसेस है कि ब्लड में से वहाँ पे वो चीज़ को जम जाए कि वहाँ पे और फट ना जाए, तो वो खून जमता है, खून के ऊपर कैल्शियम जमता है, कैल्शियम के ऊपर कोलेस्ट्रॉल जमता है जो खून में हो, वो फिर एक लेयर सा बना देते हैं, बम्पर बन गया अपने रास्ते में। तो जब भी ब्लड वहाँ से जाता है तो वो टकरा के जाता है, तो ब्लड भी टूटने रहते हैं, वो भी आगे जाके कहीं और वापस क्लॉट बनाते हैं। तो ये एक बेसिक आपको सादा भाषा में समझा रहा हूँ कि वैसे ही जा के वो क्लॉट कभी और ज़ोर से आया तो वो टूटा और कहीं जाके अटक गया, जहाँ अटका फिर हार्ट अटैक जैसा। सो ये एक बेसिक प्रोसेस है जो 2-5 दिन का नहीं, ये सालों का प्रोसेस है।
धीरे 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 प्रेशर बढ़ रहा है किसी दिन, तो वही चीज़ फिर अंत में अपने को हार्ट अटैक जैसा। फिर हाइपरटेंशन एनसेफेलोपैथी, मतलब कि मगज में भी धीरे धीरे प्रेशर बढ़ने से लोगों को चक्कर आना, याददाश्ती भूलते रहना, उम्र के साथ साथ मगज छोटे होने लग जाता है। आजकल बहुत चीज़ देखा जा रहा है। खींच आने की बीमारी, लकवे की बीमारी, किडनी की बीमारी। किडनी का भी एक काम है प्रेशर मेंटेन करना। किडनी में भी शरीर के बहुत से हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो प्रेशर को मेंटेन करते हैं। अगर वो समझता है कि प्रेशर ज़्यादा है तो वो हार्मोन और रिलीज़ करता है, तो एक टाइम के बाद प्रेशर से भी किडनी ख़राब होने लग जाती है। आँखों की तकलीफ़, आजकल 35-40 की उम्र में मोतियाबिंद होने लग जा रहे हैं। कैटरैक्ट कॉमन है, सबसे कॉमन तो डायबिटीज़ से सबसे पहले कैटरैक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये सब बहुत से प्रॉब्लम बेसिक जो हम माइक्रोवास्कुलर एंड मैक्रोवास्कुलर डिजीज़ बोलते हैं कि छोटे नसों की और बड़े नसों की तकलीफ़ है। हर एक को तकलीफ़ होती है प्रेशर बढ़ता है तो। छोटे नसों में जैसे मगज के, आँखों के, बड़े में जैसे लीवर के, किडनी के, ये सब में तकलीफ़ होने लगती है। अच्छा, देखिए अभी फीचर्स जैसे तकलीफ़ क्या क्या होगी मैंने आपको बताया था। नो स्पेसिफिक कंप्लेन और मैनिफेस्टेशन अदर देन एलिवेटेड सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, मतलब सिर्फ पेशेंट आया और देखा तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, उनको तकलीफ़ कुछ नहीं होती है। तो वही है कि एक साइलेंट किलर जैसा है। फर्स्ट टाइम डिटेक्ट तभी होता है कि जब मापते हैं। बहुत से लोगों को तो पता भी नहीं रहता है कि 2 साल से ज़्यादा भी हो रहा हो, समझ रहे हैं। फिर उनका हम जैसे कार्डियोग्राम कराते हैं तो उसमें पता चलता है कि हार्ट पौड़े हो गए, तो वो प्रोसेस 2-5 दिन की नहीं होती है, तो हमको आइडिया लग जाता है कि इनका 2 महीने नहीं 2 साल से बीपी ज़्यादा होगा। पेशेंट फिर हमको तो बोलते सर अभी 1-आध महीने पहले ही फिर थोड़ा ज़्यादा आया था, अभी तो ठीक रह रहा है। पर उसका असर उनको समझ नहीं आ रहा है। उनका हार्ट 30% तो कॉम्प्रोमाइज़ कर चुका है पौड़े होके, बाकी 30% फिर हिम्मत हार जाएगा और लास्ट में 40% में कोई हाथ नहीं। ठीक है, फिर जैसे सुबह के टाइम में मैंने बोला मॉर्निंग, सुबह के टाइम में ऑसिपिटल मतलब पीछे की तरफ सर दुखना, सर दुखते हुए होना, फ्रेश नहीं उठना, चक्कर आना, थकान लगना। ठीक है, फिर जैसे कुछ बहुत ही ज़्यादा हो तो नाक से खून निकलना, आँखों में किसी को ब्लैकआउट हो जाता है, किसी को धुंधला दिखना चालू हो जाता है क्योंकि प्रेशर बढ़ जाता है। सो ये सब सिम्टम्स लेके आ रहे हैं। अभी देखिए अपना क्या है काम, सेल्फ मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर करना, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन रिस्पॉन्स टू एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी। पेशेंट को होम मेजरमेंट बार बार घर पे आजकल मशीन साथ। ये बात तो है कि कोविड के बाद लोग थोड़ा तो अपनी सेहत पे ध्यान देने लग गए। हम बोलते हैं कि बीपी मशीन ले लो तो अगले दिन लेके आ जाते हैं और रिकॉर्ड भी करके बता देते हैं सर इतना बीपी था। वो अच्छी बात है। बट अब तो क्या है, इससे याद आया मुझे कि अभी जो बीपी है अब इसमें भी नया चीज़ आ गया कि एक बार का बीपी नहीं, एम्बुलेटरी बीपी बोलते हैं, जैसे कि कंटिन्यूस 24 घंटे का बीपी मापा जाता है कि 24 आवर बीपी। क्योंकि आजकल ऐसा भी होने लग गया है कि नॉक्टर्नल हाइपरटेंशन, रात के समय भी पेशेंट को ज़्यादा बीपी रहने लग गया। बहुत से कार्डियोलॉजिस्ट तो आजकल रिकमेंड करते हैं वो करें, बट अभी वो ट्रेंड में नहीं आया है क्योंकि उसका तो इंसान को 24 घंटे एक मशीन बांध के रखना पड़े जो हर 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट में मापते रहे। आइडियली तो आजकल वो ये भी बोल रहे हैं कि ये एम्बुलेटरी बीपी का जो बीपी है वो के बेसिस पे ही ट्रीटमेंट करो, ऐसा है। बट फिर भी अगर होम मेजरमेंट में भी कोई करता है तो अच्छी बात है। तो किसी का जैसे अपने को टारगेट याद रखना हो तो 130/80 इज़ बेस्ट, इस पर 135/85 लिखा हो। 130/80 से ऊपर रह रहा हो, एक बार नहीं परसिस्टेंट रह रहा हो तो अपने बेटर टू कंसल्ट अ डॉक्टर। होम मेजरमेंट डिवाइस शुड बी चेक रेगुलरली, वो तो ठीक है। देखिए पेशेंट ब्लड प्रेशर मेजर कैसे करेंगे, तो पेशेंट सीटेड क्वाइटली फॉर एटलीस्ट 5 मिनट्स इन अ चेयर विद द feet on floor and arms supported at heart level. Okay.
ये देखिए एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग, इंफॉर्मेशन अबाउट बीपी ड्यूरिंग डेली एक्टिविटी एंड स्लीप, सो इट्स कोरिलेट बेटर देन ऑफिस मेजरमेंट विद टारगेट ऑर्गन इंजरी। ये आजकल का नया तरीका है। एक और पूछना है सर, जैसे बीपी की गोली हम दिन में एक बार लेते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि ये रात को खाना खाने के बाद में भी हमको चक्कर आने लग जाता है, माथा पकड़ के बैठ जाते हैं, तो उस टाइम क्या ले सकते हैं या कैसे हाँ ले सकते। ले सकते हैं? ऐसा मतलब ये नहीं है ना कि दिन में 2 बार 3 बार, कभी कभी मुझे होता है 2 बार ऐसा नहीं लेना। नहीं, आपका कौन सा है उस पर फ़र्क पड़ता है, पर आपका टेलमीराइड 40 है ना, हाँ हाँ तो आप वो ले सकते हैं। ले सकते हैं। टेलमीसार्टन आप 240 मिलीग्राम तक ले सकते हैं, 250 मिलीग्राम। 240। तो हम तो 80 मिलीग्राम बीडी भी चालू कर देते हैं 2 बार, अगर ऐसा रहता है तो। बट कंट्रोल रहना ज़रूरी है, अगर आपका रात को ज़्यादा रह रहा है और परसिस्टेंट रह रहा है तो 2 बार कर ही दीजिए। कभी कभी क्या खाना खाने में जैसे सुबह उठता हूँ तो ऐसे पकड़ के बैठ जाता हूँ सुबह, हाँ क्या हो गया? हाँ हाँ, तो नहीं, एक बार आप देखिए मपाइए, अगर हाँ तो अगर 130-80 से ज़्यादा रह ही रहा है एक गोली के साथ, तो फिर 2 टाइम कर दीजिए या दूसरा ऐड कर दीजिए। 100 तो मेरा ऐसे चलते रहता है। 160-100 गोली के साथ। हाँ मतलब जैसे ले लिया, फिर दोपहर में कभी चेक करता हूँ, कभी कभी नॉर्मल हो जाता है, हाँ हाँ, जनरली मेरा इतना नहीं आता है। नहीं तो बढ़ाना पड़ेगा। देखिए अब ये रूटीन तो मेडिकल पर्पस है कि क्या क्या रिपोर्ट्स कराने चाहिए, ईसीजी, यूरिन का, हाइपरटेंशन के साथ ग्लूकोज भी देख लेना चाहिए। किडनी पे असर करता है तो पोटेशियम, क्रिएटिनिन, कैल्शियम लेवल, कोलेस्ट्रॉल लेवल। किडनी के कारण प्रोटीन लॉस होता है, तो किडनी से प्रोटीन का लॉस क्या रह रहा है, वो सब रिपोर्ट्स के बारे में बताया ये तो। अभी ट्रीटमेंट देखिए, गोल ऑफ थेरेपी इज़ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, दवाइयाँ और एल्गोरिदम फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, फॉलोअप एंड मॉनिटरिंग। सो टारगेट हमारा है कि 140-90 से नीचे रहे, और किसी को डायबिटीज़ या किडनी की बीमारी हो तो 130-80 से ही नीचे रहे, या कोई प्रेग्नेंट फीमेल है तो उसमें तो 120-80 से ही नीचे रहना चाहिए, 120 से ऊपर भी नहीं चलता है उनमें। दूसरा ट्रीटमेंट कि अवॉइड हार्मफुल हैबिट्स, स्मोकिंग, अल्कोहल, सॉल्ट का इंटेक कम लीजिए, हाई फैट डाइट कम लेना चाहिए, लूज़ वेट, ओबेसिटी, रेगुलर एक्सरसाइज और डैश डाइट, जो मुझे भी नहीं पता क्या है। मैं भी वही, मुझे भी नहीं आइडिया। That's why it's rich in fruits, vegetables and all grains. ओके, Low fat dietary foods, including meat, fish, poultry, nuts and वो beans. हाइपरटेंशन को रोकने का प्रॉपर डाइट जो होता है उसको ही टेस्ट उसका ही होता है। टेस्ट ठीक है। इसमें तो अब हाइपरटेंशन का है, मुझे थोड़ा डायबिटीज़ से रिलेटेड भी बोलना था। सो जैसे हाइपरटेंशन का बेसिक हमने जाना, ट्रीटमेंट पार्ट इसमें आगे फर्दर लिखा था तो वो तो कुछ मतलब नहीं है, बट अब इसका पहले मेरे को बेसिक डायबिटीज़ से रिलेटेड बताना है आप लोगों को, एंड देन इनका और डायबिटीज़ और प्रेशर का कोरिलेशन क्या रहता है, तो बेसिक आपको आइडिया रहे कि क्या चीज़ से क्या ज़्यादा हो या क्या नहीं। तो पहले तो डायबिटीज़ इज़ द मोस्ट कॉमन वर्ल्ड वाइड डिजीज़ एंड थर्ड कॉमन इन वेस्टर्न कंट्रीज़। इंडिया में तो सबसे कॉमन बीमारी डायबिटीज़ ही है। दूसरा, आप डायबिटीज़ से बारे में जाने तो डायबिटीज़, जैसे मैं बोला कि प्रिविलेंस, जो एविडेंस जो बोलते हैं कि प्रीडोमिनेंस, तो जेनेटिक बहुत कोरिलेशन है। अगर एक भी पेरेंट्स में किसी को है तो देयर इज़ अ प्रिविलेंस ऑफ 25% हाई रिस्क कि नेक्स्ट जनरेशन में हो, और अगर दोनों को है तो 40% देयर इज़ अ रिस्क कि नेक्स्ट जनरेशन में डायबिटीज़ रहे।
सो इससे एक आइडिया रहता है कि उसमें जेनेटिक तो बहुत कॉज है, क्योंकि जो स्वाद पिंड है अपना जो, उसमें बहुत से जीन्स इंपॉर्टेंट फैक्टर करते हैं इंसुलिन रिलीज़ के लिए, तो वो जीन से बहुत फ़र्क पड़ता है। अब ये तो बेसिक हुआ कि क्या क्या कारण से हो सकते हैं। दूसरा ओबेसिटी है कि अल्कोहल इंटेक बहुत ज़्यादा हो तो उसमें भी स्वाद पिंड में खराबी पेनक्रियाज में हो जाता है। सो ये कॉज है। अब डेफिनेशन क्या है डायबिटीज़ की, तो डेफिनेशन में शुगर जो है दो मेनली अपने देखते हैं कि एक तो फास्टिंग शुगर और एक अपने कुछ ग्लूकोज दिया या कुछ खाना लिया जो प्रोस्प्रांडियल शुगर जो बोलते हैं। सो अब इसमें भी 3 कैटेगरी जैसे ही है कि नॉन डायबिटिक, प्री डायबिटिक एंड डायबिटिक जैसा। सो फास्टिंग का अगर अपने देखें तो फास्टिंग 100 से 110 से कम रहना चाहिए, तो पेशेंट का अपने बोले कि दिस इज़ नॉर्मल। आइडियली तो 100 ही होता है, 110 को भी प्री डायबिटिक में मान लेते हैं। 120 तक प्री डायबिटिक में गिना जाता है, और अगर किसी का फास्टिंग 120 से ऊपर ही आ रहा है तो फिर वो भूखे पेट वाला का तो वो डायबिटिक में ही गिना जाएगा। वैसे ही खाने के बाद का है, खाने के बाद का जैसे अपने नॉर्मली ग्लूकोज टेस्ट देते हैं जैसे 75 मिलीग्राम आइडियली अगर बोले तो, बाकी अपने में तो कोई नाश्ता कर लिया और 2 घंटे बाद का। सो वो नॉन डायबिटिक में माने तो 140 का रहता है कि 140 से नीचे आना चाहिए 2 घंटे के बाद का। अगर अपने प्री डायबिटिक वाला माने तो 140 से 180 या अभी तो 200 तक का भी चल जाता है। बट अगर किसी का पोस्टप्रांडियल 200 से भी ऊपर आ रहा है खाने के बाद का तो फिर वो डायबिटिक रेंज में। वैसे अभी एवरेज जैसे HbA1c का है, HbA1c भी आजकल सबको पता ही, तो 5.5 से कम हो तो नॉन डायबिटिक जैसा है। वो एवरेज शुगर बताता है 3 से 4 महीने का, और अगर 5.5 to 6.5 है तो आप एक बार प्री डायबिटिक रेंज में है, और 6.5 से ऊपर है तो वो डायबिटीज़ रेंज में। सो ये तो हुई अपनी डेफिनेशन डायबिटीज़ की। अभी डायबिटीज़ के कारण जैसे अपने बोले कि पहला तो जेनेटिक था, दूसरा क्या रहता है कि हाइपरटेंशन, और दूसरा ओबेसिटी। ये दो बहुत से कोरिलेशन है डायबिटीज़ के लिए। ओबेसिटी कैसे रहता है कि जो अपना यहाँ पे एडिपोस टिश्यू है, जो चर्बी जो बोलते हैं यहाँ पे जो जमती है, अब वहाँ पे एडिपोसाइट्स में फैट जमा रहता है। अपने सादा भाषा में बोले तो लिपिड, ऑयल, फैट जमा है। अब वो एक नेगेटिव इफ़ेक्ट करता है इंसुलिन पे। जितना एसिड लेवल ज़्यादा रहता है ओबेसिटी के कारण, तो वो एक ह्यूमन में इंसुलिन को रेजिस्ट करता है कि डाइजेस्ट होने के लिए। इंसुलिन का काम है कि उसको डाइजेस्ट करके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट बनाना, जो वो एसिड को, जो ऑयल को लीवर में ट्रांसपोर्ट करता है, लीवर से ग्लूकोज बनता है, एंड दैट इज़ एब्जॉर्ब बाय द हार्ट, मसल एंड बाकी ऑर्गन को। तो ये बेसिक मैकेनिज़्म है। सो कुछ हार्मोन इंसुलिन को बढ़ाते हैं, कुछ कम करते हैं। अब इसका ख़राब इफ़ेक्ट कैसे है, जैसे